नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो घोषित हो चुका है। थर्ड पेपर है वो आपका 7 जनवरी को होने वाला है। और जो सेकंड आपके जो बाकी विषयों का जो एग्ज़ाम है वो लगभग मान के चलो, अगर मार्च के आसपास होगा, फरवरी के लास्ट मार्च के आसपास सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात है थर्ड पेपर की। तो थर्ड पेपर में पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स आता है, पूरी आर्थिक समीक्षा, बजट के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23, क्योंकि फिक्स है चाहे वो करंट से रिलेटिव हो या अर्थव्यवस्था से, क्योंकि पूरा टॉपिक अर्थव्यवस्था का दे रखा है। और आपने गौर किया होगा, उस पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर पूरा का पूरा समाया हुआ है आर्थिक समीक्षा। कुछ अलग से टॉपिक भी है, वो भी आपको ऐप में मिल रहे हैं और यहाँ वीडियो भी दिया जा रहा है। तो यहाँ लगभग मैं 40 से 45 क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा और हर बार यहाँ से प्रश्न पेपर में आया ही आया फिक्स। तो ये पूरी पुस्तक अपनी बाजार में भी उपलब्ध है, वैसे आर्थिक समीक्षा उसके अंदर डाली हुई। तो वही चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा और आराम से एक एक चीज को पढ़ लेना, सीधा सीधा आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो करें स्टार्ट। देखो पहला प्रश्न, देखो जहां से शुरुआत के 10 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन पूछता है, फिक्स पूछता है। उसके अलावा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हमें हर एक चीज पढ़नी है। राजस्थान राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा। स्थिर मूल्य क्या होता है? जैसे आधार वर्ष है स्थिर मूल्य का 2011-12। प्रचलित मूल्य होता है जो वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है, वो प्रचलित मूल्य होता है। और स्थिर मूल्य जिसका आधार वर्ष है 2011-12, क्षेत्रवार योगदान कितना रहा। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, कृषि से, सेवा से और उद्योग से, तीनों। सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो सेवा क्षेत्र का रहता है, और वो कितना रहा? 43.74%। कितना? 43.74%। उसके बाद कृषि का रहा 28.50%, और तीसरे नंबर पे रहा उद्योग का 27.76%। तो उपयुक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों पॉइंट याद रखना है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा ये बात किसकी कर रहा है? स्थिर मूल्य की। सेवा क्षेत्र, 2 नंबर कृषि, और फिर उद्योग। प्रतिशत में पूछे तो सेवा 43.74, कृषि 28.50 और उद्योग 27.76। क्योंकि अब की बार जो आर्थिक समीक्षा है वो प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। तो आप देख सकते हो, सेवा क्षेत्र 43.74, ये तीनों ही पॉइंट याद रखना। नंबर 1 सेवा, 2 नंबर कृषि और 3 नंबर उद्योग। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, देखो प्रचलित मूल्य पर, इसको भी याद रखना है। प्रचलित मूल्य पर क्षेत्रवार योगदान, तो सेवा का 43.74 सेम है, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेवा क्षेत्र बराबर रहा एकदम। उसके बाद में कृषि का रहा है 28.95% और उद्योग का रहा है 27.31%। उपयुक्त सभी सेम, दोनों की कंडीशन है, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य में कोई अंतर नहीं है। सेवा, फिर कृषि, फिर उद्योग। लेकिन कृषि और उद्योग में थोड़ा थोड़ा अंतर आया है, बाकी कोई अंतर नहीं आया सेवा क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ से बार बार कोई भी आपका एग्जाम है आरपीएससी, यहाँ से प्रश्न पूछती है। अगला देखो, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होगी, तीनों चीजें। सेवा 43.74%, कृषि 28.95% और उद्योग 27.31%। इसमें स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य सेम एकदम, कोई अंतर नहीं है। तो यहां से पूछा जा सकता। अगला देखो, अगर हम भारत की चर्चा करें, हालांकि भारत का आपको पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर भारत की चर्चा करें तो हम पढ़ सकते हैं कि भारत के अंदर कितना रहा। ठीक है, अगर भारत की चर्चा करें, भारत के संदर्भ में बात करें, तो सेवा क्षेत्र में 53.41, कृषि में 18.11% और उद्योग में 28.48। और जिसने भी नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज ले रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए वहाँ ये पीडीएफ सारी उपलब्ध है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ले लो। कंटेंट में जाके आपके लिए राष्ट्र जीके का मैटर है, चाहे करंट का है, चाहे अर्थव्यवस्था का, सब डाटा वहाँ पे पीडीएफ के रूप में, टेस्ट के रूप में भी पड़ा है। तीसरा प्रश्न देखो, जीडीपी की बात करें तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना रहा। राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का
प्रचलित मूल्य पर। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। एक जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। समझने वाली ये बात है कि प्रचलित मूल्य की बात कर रहा है या स्थिर मूल्य की बात कर रहा है। तो प्रचलित मूल्य पर रहा 5.18%। कितना? 5.18%। भारत की जीडीपी का राजस्थान की जीडीपी है 5.18%। ठीक है, देख लो। तो ये क्या है? जीडीपी, भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर है 5.18%, जबकि स्थिर मूल्य पर बात करें तो 5.07%। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे निश्चित है, अर्थव्यवस्था से आर्थिक समीक्षा के, क्योंकि पिछला एग्जाम हुआ था आपका 2021 के अंदर हुआ था। उसमें उसने आर्थिक समीक्षा 2020-21 की पूछी थी ना, क्योंकि वो एग्जाम लेट था। उसके अलावा तो अब की बार ये मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या है? राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर है 5.18%, जबकि राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का स्थिर मूल्य पर पूछे तो 5.07%। 5.07% स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य 5.18%। ये दोनों आपके काम की चीज है। उसके बाद देखो, अगर आर्थिक विकास दर की बात करें, आर्थिक विकास दर की बात करें 2021-22 की करें, तो भारत की जो आर्थिक विकास दर रही है वो 8.7% रही है। कितनी? 8.7% रही है। जबकि सर्वाधिक आंध्र प्रदेश की रही है 11.43%। और इससे भी बड़ी बात, राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है आर्थिक विकास दर में। हमारा जो राजस्थान है वो पूरे देश के अंदर 2 नंबर पे है। और राजस्थान की जो आर्थिक विकास दर रही है 11.04% रही है। अब तक 2 बार आरपीएससी ऐसे क्वेश्चनों को पूछी जा चुकी है, और बार बार हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार इसका गुणगान कर रहे थे कि देखो, हमने राजस्थान की आर्थिक विकास दर को हमारे देश में 2 नंबर पे लाके खड़ी कर दी। और अब विजन भी रखा है 2030 तक विकसित राजस्थान बनाना है, और 2.5 गुना तक हमें विकास दर को बढ़ाना। ठीक है, तो पहले भारत की आर्थिक विकास दर 8.7%, जबकि आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है, 2 नंबर पे अपना प्यारा राजस्थान आता है, और उसकी विकास दर रही है 11.04%। तो ये भी अर्थव्यवस्था का अच्छा प्रश्न आपके लिए बन सकता है। उसके बाद देखिए, स्थिर मूल्य तथा प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल ये पूछा जाता है। उस राज्य की, जैसे हम मानव विकास सूचकांक पढ़ते हैं ना, मानव का विकास, उसके अंदर एक टॉपिक होता है प्रति व्यक्ति आय। साक्षरता, शिक्षा, किस राज्य में कितनी शिक्षा है, कितनी साक्षरता है, यानी शिक्षा साक्षरता। और एक होती है स्वास्थ्य, और एक होती है प्रति व्यक्ति आय। उस राज्य के विकास को वहां से जाना जाता है कि उस राज्य के जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, औसतन प्रति व्यक्ति आय कितनी आती है, उससे आंका जाता है। और ये निश्चित है कि यहाँ से एक आधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार ये स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों पे अलग अलग होती है। प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई कितनी है, तो कितनी है? 86,134 तो है स्थिर मूल्य पर, और 1,56,149 है प्रचलित मूल्य पर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। शुरुआती 10 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जामिनर पूछता है। तो आपसे पूछे स्थिर मूल्य कितना बताओगे? 86,134, रट्टा ही लगा लेना। प्रचलित मूल्य 1,56,149, दोनों के दोनों ये क्लियर। देखो, पीसीआई यानी पर, अब देख लो, दोनों के अंदर तुलना भी कर सकते हो आप। दोनों की तुलना, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान की स्थिर कीमतों में 2011-12 पर प्रति व्यक्ति आय 86,134, जो 2021-22 की तुलना में 6.94% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2021-22 में लगभग 81,000 कुछ थी। ठीक है, 81,000 प्रति व्यक्ति आय थी, अब बढ़कर 86,134 होगी। तो वृद्धि, एक बार वो ये आंकड़ा न पूछकर प्रतिशत में आपसे आंकड़ा पूछ लेता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे जरूरी नहीं है कि वो सीधा आ जाए, वो आपको तथ्य से दे सकता है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है,
दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछेगा। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है और ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो कितनी वृद्धि हुई है? 6.94% की वृद्धि हुई है। जबकि अगर प्रचलित कीमतों पर आय की बात करें तो 1,56,149 2021-22 की तुलना में 14.85% की वृद्धि हुई है। यानी 1,56,149 की तुलना में अब की बार जो 2022-23 में वृद्धि हुई है वो 14.85% की वृद्धि हुई। तो दोनों प्रतिशत में भी आपको याद रखना है। और क्योंकि जो 2021-22 में थी वो लगभग 1,35,000 कुछ थी, वो आंकड़ा जरूरी नहीं है आपको याद करना, क्योंकि अब नया ताजा पूछा जाएगा। तो अब है 1,56,149, वृद्धि कितनी? 14.85। स्थिर मूल्य में कितनी है? 86,134, वृद्धि कितनी? 6.94%। अब देख लो, अगर 2021-22 की बात करें तो 21-22 की कितनी रही थी? 81,231, किसमें? स्थिर मूल्यों में। और प्रचलित कीमतों पर कितनी रही थी? 1,35,218। आप पिछला भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पता नहीं होता एग्जामिनर कहाँ दिमाग सटक जाए उसको लगे ये तो अब की बार वाले तो सारे रट के आए हैं, क्यों ना पीछे वाली आर्थिक समीक्षा पूछ ले। ये वीडियो मेरा बनाया हुआ है 2000, अब ये 22-23 की है, अब 21-22 की देख सकते हैं। लगा लेना राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 बाई नानक क्लासेज, वो भी मिल जाएगी। मोटे मोटे कुछ 5-10% है उनको पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है वो पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो आपको दोनों इनको याद रखना है। अगर भारत की बात करें, क्योंकि भारत का आंकड़ा तो बहुत कम आने की बात है, फिर भी ध्यान रखना स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय भारत की है 96,522, उससे तुलना की जा सकती है। और प्रचलित कीमत पर कितनी है? 1,17,620, ये हमारे देश का आंकड़ा है। इससे तुलना भी ये एग्जामिनर कर सकता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की कितनी है या प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की कितनी है, वो भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद में आपके टॉपिक है कृषि से संबंधित, खास है ना, कृषि उद्योग से संबंधित खास प्रश्न है। ये प्रश्न यहां से पढ़ने। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन, जिसको हम कहते हैं GSVA में, योगदान कितना है? कृषि और उससे संबंधित का मतलब कृषि, उससे संबंधित जितने भी, चाहे पशुधन के मामले में है, बागवानी वगैरह सब है, वो इसके अंदर आ जाती है सारी की सारी। तो कृषि व संबंधित क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन, या अंग्रेजी में सीधा मिल सकता है आपको GSVA में, योगदान कितना है? तो 28.95%। ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनर पूछता है, ये आंकड़ा पूरा याद रखना, 28.95%। देख लो क्या है माजरा, पूरा पढ़ते हैं हम। कितना पढ़ना है? 28.95% से संबंधित आगे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उसको पढ़ना है। कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 28.95, ये आंकड़ा फिक्स याद रखना है, क्योंकि आपको जब ऑप्शन 4 मिलेंगे तो बड़े पास पास मिलेंगे, बारीक बारीक से मिल सकते हैं। हो सकता है ऐसे मिले 28.50, 28.20, 28.30, ऐसे भी आंकड़े मिल सकते हैं। अगला देखो। ये आ गया अगला प्रश्न, वो था 28.95। अब देखो कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान, आर्थिक समीक्षा प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान। तो इसमें असत्य बताना है आपको। क्या बताना है? असत्य। अब कृषि व संबंधित क्षेत्र में फसल, मत्स्य, पशुधन सारे आ गए। तो पशुधन का योगदान है 46.41%, फसल का योगदान है 46%, वानिकी का योगदान है 17.20, ये असत्य है, क्योंकि वानिकी का योगदान है 7.20% और मत्स्य का योगदान है 0.39%। अब नॉर्मल सा प्रश्न क्या पूछेंगे कि कृषि व संबंधित क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो आपका उत्तर क्या होगा? पशुधन। और 2 नंबर पर किसका होगा? फसल का होगा। जैसे पिछली साल आपके एक अर्थव्यवस्था का प्रश्न आया था ना कि ऐसी राजस्थान में 5 वस्तुएं जिनका सबसे ज्यादा राजस्थान निर्यात करता है, लगभग 50% अकेले उन 5 वस्तुओं का उत्पादन होता है, निर्यात करते हैं अपने, पढ़ते हैं ना, तो वो भी प्रश्न आएगा। तो ऐसे प्रश्न ही पूछेगा कि जैसे कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान में सबसे ज्यादा योगदान पशुधन का है 46.41, और 2 नंबर पे फसल का है कितना? 46। देखो बहुत कम मात्रा में अंतर है, यहाँ 46.41 है और यहाँ सिर्फ 46%। ये आंकड़ा याद रखना है, या वो 3-3, 4-4 क्रम दे देगा, तो पशुधन, फसल, फिर वानिकी और फिर मत्स्य।
अब देखो समझो इसको पूरी डिटेल, सारे एक बार जरूर पढ़ लेना इनको। तो ये आ गया पशुधन 46.41%, फसल 46%, वानिकी 7.20% और मत्स्य का योगदान है 0.39%। अगला देखो, ये भी कृषि से संबंधित है, तो सारा मैटर आएगा आपके। पिछली साल भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रिम अनुमानित कितना है? कुल खाद्यान्न उत्पादन जो होता है ना, ये अनुमानित होता है, फिक्स नहीं होता है, लेकिन आंकड़े जो आते हैं वो अनुमानित के आधार पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में अग्रिम अनुमानित कितना है? 553.99 लाख मैट्रिक टन। पिछले साल था 225 लाख मैट्रिक टन, और कम से कम 2-3 बार एग्जाम में पूछा। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में अग्रिम अनुमानित कितना है? 253.99 लाख मैट्रिक टन है। देखो इसका तथ्य किस किस में क्या है वो जरूर पढ़ लेना थोड़ा बहुत। तो टोटल कितना? 253.99 लाख मैट्रिक टन है। उसमें से देखो, यानी खाद्यान्न हो गया, खाद्यान्न का मतलब खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों होगी। तो इसमें खरीफ है 97.98 लाख मैट्रिक टन और रबी है 156.01 लाख मैट्रिक टन। तो इन दोनों में आपसे पूछे किसका ज्यादा हो गया? रबी की फसल का हो गया। तिलहन उत्पादन की बात करें तो 99.78 लाख मैट्रिक टन। गन्ना उत्पादन की बात करें तो 2.18 लाख मैट्रिक टन है, और कपास की बात करें तो 25.53 लाख गांठें होती है। कपास का जो उत्पादन जो हम अनुमान लगाते हैं वो किस में लगाते हैं? गांठों के अंदर लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा आप जरूर याद रखना। मुख्य आंकड़ा ये आपके लिए खाद्यान्न का है, उसके बाद में तिलहन का, गन्ने का और ये कपास का। उसके बाद देखो ये भी गजब का प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार किस फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है? किस फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान है नहीं है? अभी आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा था, ठीक है, कि राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। और यहां से वो टपका था प्रश्न, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान, ये देखो बाजरा में राजस्थान प्रथम स्थान पे और सरसों में भी प्रथम स्थान पे है। इन दोनों में आपस में होड़ मची रहती है। और गवार भी, गवार राजस्थान में होता है, ठीक है, लेकिन चने में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है। स्थान जरूर है कोई ना कोई, लेकिन प्रथम स्थान नहीं है। वो कौन सा है? अब पूरी डिटेल देख लो आराम से, इन चीजों को मैं करवा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, निश्चित अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो ऐप में टेस्ट सीरीज ले लेना, उसमें सारा मैटर है। देखो पहला स्थान है सरसों में, और पूरे भारत का 44.57% अपने राजस्थान में होता है। बाजरा की बात करें तो 41.71%। देख लो, ज्यादा सरसों होती है कि राजस्थान में बाजरा ज्यादा है? तो सरसों ज्यादा है, बाजरा हालांकि प्रथम स्थान है। गवार पूरे भारत का 84.60% अपने राजस्थान में होता है। और कुल तिलहन का 22% राजस्थान में। कुल तिलहन में जितने भी तिलहन वाले आ जाते हैं वो सारे आ जाते हैं। और जितने भी पोषक अनाज है वो है पूरे भारत का 16.30%। ठीक है, अब बात आता है, ये तो है प्रथम स्थान। प्रथम स्थान में देख लो, सरसों, बाजरा, गवार, कुल तिलहन और पोषक अनाज में हम नंबर 1 है पूरे भारत में। दूसरा स्थान पूछे, दूसरे स्थान में मूंगफली, उस मूंगफली में हम दूसरे स्थान पे हैं। और कुल दलहन में हम दूसरे स्थान पे हैं। और ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने पूछा था। दो प्रश्न आए थे कि बोले मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान दूसरा, और विश्व में भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान पहला। दो इनसे संबंधित प्रश्न आए थे। राजस्थान तीसरे स्थान पे, सोयाबीन, चना और ज्वार के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पे। ये आर्थिक समीक्षा की जितनी रिपोर्ट है उतनी बता रहा हूँ। तो ये आ गया ना चना, चने का राजस्थान में तीसरा स्थान है। और पहला सरसों, बाजरा, गवार, और दूसरा मूंगफली, कुल दलहन में दूसरा स्थान है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, ये यहाँ से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी रही? सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी रही? 8.19%। कितनी? 8.19%। देख लो,
दोनों ही बताऊंगा अभी, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य का आंकड़ा 2011-12 का है, आधार वर्ष वो है। मूल्यों पर 7,99,449 वृद्धि दर कितनी हुई? 8.19। ज्यादातर इनके प्रतिशत पूछते हैं अभी, 8.19%। प्रचलित मूल्य की बात करें तो 14,13,620 करोड़, वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि दर 16.04, दुगनी सिद्धि। यानी स्थिर में 8.19% और प्रचलित में 16.04%। किसमें? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। अगला देखो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक WPI, थोक मूल्य सूचकांक की अगर बात करें तो ये रहा 385.29। कितना रहा? 385.29। थोक मूल्य का जो आधार वर्ष है वो 1999 2000 बराबर 100 है। ये भी पूछा जा सकता है। जैसे स्थिर मूल्य 2011-12 तो थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 1999 2000 है। अब इसका ये सूचकांक कितना रहा ये सारा ही देख लो, टोटल बता देता हूं मैं आपको। 2022-23 यानी नवंबर, लगभग आर्थिक समीक्षा नवंबर दिसंबर 2022 तक की, इसमें 385.29 रहा, परिवर्तन हुआ 4.60%। ठीक है, हुआ। 21-22 में ये था 371.22 और 20-21 में ये था 337.70 था। तो 371.22, 385.29, परिवर्तन कितना हुआ? 4.60%। अगला देखो, बस इनके आंकड़े थोड़े थोड़े पढ़ते रहना। ये देखो, ये भी टॉपिक है आपके। 2022-23 के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? 134.65, 134.65। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष पूछे तो 2011-12। ये आधार वर्ष सीधा ही पूछ लेगा पेपर में आपसे, जरूरी नहीं कि इतने लंबे आंकड़े पूछे न पूछे, आपको सीधा आधार वर्ष पूछ ले तो भी फंस जाओगे। तो पहले ये याद रखना है। तो जो सूचकांक किसका? औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक है, यानी उसी के आधार को मान के ही ये आंकड़े जारी होते हैं। तो 2011-12, ठीक है। तो कितना? 134.65। कितना? 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक लिया इसको 134.65, 21-22 में 133.97 था और 2018-19 में 140.07 था। देखो 140, 133 और 134। अगला प्रश्न है, बिजली से संबंधित टॉपिक है आपके, विद्युत उत्पादन से संबंधित है और ज्यादातर नए आंकड़े पूछे जाते हैं। आंकड़ा देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? टोटल ऊर्जा क्षमता है 23,487 मेगावाट। यह आंकड़ा पूछा जा सकता है, 23,487 मेगावाट। तो टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता देख लो राजस्थान की 2022-23 में 23,487.46 मेगावाट, 21-22 में थी 23,452 और 20-21 में 21,979 मेगावाट। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण कर लिया? तो 43,965। कितने? 43,965 का कर लिया। बस ये तो सीधे सीधे ध्यान रखना, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होनी है। देखो सारा बता रहा हूँ मैं आपको, 43,965 गांवों का विद्युतीकरण कर लिया और 1.14 लाख डाणियों और 97.05 लाख ग्रामीण घरों का भी विद्युतीकरण कर लिया। ठीक है, क्षमता कितनी है? 142 मेगावाट बिजली उत्पादन। अगला देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार असत्य कथन बताओ। असत्य कथन, यहाँ से एक आधा % आना ही आना है आपको। क्या है देखो, जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था 2016 से 20 का आंकड़ा 70 वर्ष है, ये गलत है। अपनी राजस्थान की है 69 वर्ष। कितनी है? 69 वर्ष। 70 वर्ष तो किसकी है? भारत की है, 70.4 के आसपास। तो राजस्थान की जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था जो औसतन है वो 69 वर्ष है। शिशु मृत्यु दर 2020 के आंकड़े के अनुसार प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 है।
प्रति 1000 जीवित पर 32 है। कार्य सहभागिता दर 2011 के अनुसार 43.6% है। और मातृ मृत्यु अनुपात 2018-20 के अनुसार प्रति लाख जीवित जन्म पर, प्रति लाख है जीवित जन्म पर 113 है। कितनी है? 113। सारा आंकड़ा याद रखना। कार्य सहभागिता है 43.6%, मातृ मृत्यु अनुपात है प्रति लाख जीवित जन्म पर 113। अब देख लो, जो असत्य था 69.04। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है वो 69.04 वर्ष है, ये याद रखना। और देश की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 70 वर्ष। तो दोनों ही याद रखना। अगला देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य में कुल कितने बैंक कार्यालय या शाखाएं हैं? अब ये आंकड़ा आया है कि अपने राजस्थान के अंदर कुल कितने बैंक कार्यालय हैं, तो 7,997 बैंक है टोटल। कितने? 7,997 बैंक। अब ये भी अलग अलग है, ठीक है। सारे कार्यालयों के अंदर अब देखो कौन कौन से बैंक आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखो टोटल कितने? 7,997 बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है 4,195 बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 1,590 बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक है 1,688 बैंक। विदेशी बैंक है 9 और लघु वित्त बैंक है 469। और जो भुगतान वाले बैंक है वो 36। भुगतान वाले बैंक 36, लघु वित्त बैंक 469, विदेशी बैंक 9, निजी क्षेत्र के 1,688 बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण के 1,590 बैंक। इस प्रकार ये टोटल बैंक है अपने राजस्थान में। फिर देखो, ये गजब का प्रश्न है, यहाँ से एक आधा प्रश्न फिर टपकेगा। राजस्थान राज्य में सितंबर 2022 में जमा राशियों में 12.51% की वृद्धि हुई है। 12.51% की क्या हुई है? वृद्धि। और ये प्रश्न लगा लेना स्टार। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन कितने जिलों में फैले हैं? ठीक है, हालांकि अलग से टॉपिक है, अलग से टॉपिक में करूंगा, फिर भी यहाँ देता हूँ 14। यानी टोटल 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है वो राजस्थान के 14 जिलों में फैले हुए हैं। और जब कच्चे तेल की बात आए तो राजस्थान अपने पूरे भारत में महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि लगभग राजस्थान पूरे भारत का 22% कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिसमें राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहला स्थान बॉम्बे हाई जो लगभग 39% कच्चे तेल का उत्पादन है करता है। तो कितने राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर 14 जिला क्षेत्र में फैले हुए। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2022-23 नवंबर 2022 के दौरान 3,603 यानी 3,603.38 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है यहां से। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न अभी ताजा ताजा एग्जाम के अंदर आया है आरएएस प्री में। आज सुबह करंट की क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था। इस प्रकार उसने उद्देश्य पूछा था कि अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या, कथन से प्रश्न आया था। आज सुबह 8 बजे डेली अपनी करंट की राजस्थान करंट की क्लास आती है, तो वो देखा करो ताकि हर चीज समझ में आ जाए। अटल भूजल योजना में राजस्थान कितने जिले शामिल है? तो राजस्थान के 17 जिले शामिल हैं। अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 17। अब इसकी पूरी डिटेल पढ़ो, क्योंकि आरपीएससी आपके एग्जाम के अंदर 3-4 प्रश्न योजना के पूछेगा। और इस टॉपिक के बाद हम बजट पढ़ेंगे। बजट के बाद हमारा अगला टारगेट रहेगा राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से निश्चित है प्रश्न आएगा। सब योजना पढ़ लेंगे 2-3 पार्ट में। देखो, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50 हिस्सेदारी आपसे पूछे। अटल भूजल योजना में भारत सरकार और किसका सहयोग है? विश्व बैंक का। कितना कितना? 50-50%। टोटल आपसे पूछे कितने राज्य शामिल है? 7 राज्य। 7 राज्यों के 78 जिलों को शामिल किया गया है, और इसमें राजस्थान के
17 जिले हैं, राजस्थान के 17 जिले, ठीक है, 17 जिले हैं। इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2020 को किया गया था। योजना कब स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रथम चरण में टोटल 6,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसमें से राजस्थान को 1189.65 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 5 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2024-25 में लागू की जाएगी। लगभग केंद्र सरकार की योजना है वो 5 वर्ष की ही है, लगभग जितनी भी है, ठीक है। तो राजस्थान में इसके 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1139 ग्राम पंचायतों का चयन है किया गया, और इसमें टोटल 7 राज्य है। 7 राज्य कौन कौन से? राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया और हरियाणा शामिल किए गए। टोटल 7 है। ये देखो, पिछले RS प्री के अंदर क्वेश्चन आया था, RPSC पूछ रही है, उसी के रिलेटिव आपको चीजें बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण अनुपात कितना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य सरकार का 60-40 है। कितना है? 60-40। ये देखो कौन सी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है। सूक्ष्म सिंचाई कृषि सिंचाई योजना, PMKSY यानी MI माइक्रो जो इरिगेशन है, सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और फुहारा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली योजना है, जो कुशल जल प्रबंधन की पद्धति है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात 60-40 है। ये आजकल हिस्सेदारी पूछते हैं 60-40, विद्युत का हो गया, कोई बड़ी साझेदारी होगी वगैरह, वो सारे एग्जाम में नर पूछता है। अगला देखो, राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही? अब आप देखो, ये प्रश्न पेपर में आते हैं। जैसे अब की बार बारिश हुई 2023 के अंदर, जो मानसून काल था, वर्षा ऋतु थी, उसमें एक तो सामान्य बारिश होती है, एक मानसून आने के बाद वास्तविकता और सामान्य बारिश अंतर आ जाता है, ठीक है। अभी कितनी होनी थी, कितनी, बहुत बार न्यूज में सुनते हैं ना कि अब की बार पिछले साल की तुलना में इतने प्रतिशत बारिश कम हुई, और आर्थिक समीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखो, पिछले साल 1 जून से लेकर 30 सितंबर की के बीच जो वास्तविक वर्षा है वो सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही? तो कितनी रही? 37.93% अधिक रही। अब की बार वाला आंकड़ा अगली आर्थिक समीक्षा के अंदर आएगा। अब देख लो, 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा कितनी हुई? 594.20 मिलीमीटर, और सामान्य वर्षा हुई 430.80 मिलीमीटर, ठीक है। वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 37.93% अधिक रही। अगला देखो, फसल उत्पादन की बात आती है। वर्ष 2002-03 से 2006-07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-22 में फसल उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि के बारे में असत्य कथन बताओ। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। अब देखो, इससे संबंधित ये टॉपिक है स्पेशल, और आपको यहां से ही वो प्रश्न पूछ लेगा। तो देखो, कपास 95.10%, आंकड़ा देखो 2002-03 से 2006-07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-22 में फसल उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि। तो कपास 95.10%, तिलहन 36.65%, अनाज 62.21%, दालें 34.30%। तो असत्य हो गया दालें 34.30%। अब दालों का कितना है देखो, अब सारे के सारे टोटल आ जाएंगे। उत्पादन में वृद्धि हुई है तो कपास में 95.10% वृद्धि, तिलहन में 36.65% वृद्धि, अनाज के अंदर 62.21% की वृद्धि, और दालों के अंदर हुई है 54.30% की वृद्धि। आगे देखो, एक योजना है तो बार बार एग्जामिनर पूछता है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP किसके सहयोग से क्रियान्वित है? यह है जापान के सहयोग से, जापान के सहयोग से क्रियान्वित है। लगभग 27 जिलों में 100
137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जिसको हम कहते हैं जीका, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से ऋण सहायता स्वीकृत की गई। वैसे तो देखो बहुत सारी परियोजना वगैरह से बहुत सारे देश से, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहयोग होता है, लेकिन सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते, हम वही पढ़ पाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक स्पेशल मैं आपको कुछ बताऊंगा किन किन के साथ कौन सा समझौता हुआ है। अब कंटिन्यू जो आप क्लास लेते रहना, में आपको सारे वीडियो प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में उत्पादित खनिजों की संख्या के बारे में असत्य बताओ। अब देखो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। हर साल कोई नया खनिज आ जाता है, या उत्पादकता या खनन क्षेत्र बढ़ जाता है, या ई नीलामी के तहत कुछ ना हो जाता है, तो क्या फिक्स होता है कि धात्विक खनिज कितने, अधात्विक खनिज कितने, ईंधन कितने। तो ये पूछ रहा है कि उत्पादित खनिजों की संख्या, हर साल संख्या का देखी जाती है जब भी आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। तो असत्य बताओ। धात्विक खनिज 17 प्रकार के निकल रहे हैं। धात्विक जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जो लोहे और अलोहे प्रकार के होते हैं। अधात्विक सीधा मान लो जिसमें धातु नहीं होती है, पत्थर होते हैं, ठीक है, वो खनिज 39 प्रकार के हैं। ईंधन खनिज 7 प्रकार के हैं। ईंधन खनिज 7 प्रकार के नहीं है, ये गलत है, 4 प्रकार के हैं। और गौण खनिज है वो 22 प्रकार के। आंकड़ा भी पूछा जा सकता है। अब कौन कौन से क्या है देख लेते हैं। मुख्य मुख्य देखो, धात्विक खनिज कितने हुए, 17, जैसे सीसा, जस्ता, अयस्क, लोहा वगैरह, ये धात्विक है। और अग्रणी उत्पादन में चांदी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 98% तक चांदी का उत्पादन होता है। कितनी, क्योंकि सीसा जस्ता के साथ चांदी निकलती है गैलेना अयस्क के रूप में, चांदी। अधात्विक 39, जैसे अधात्विक में हम कह सकते हैं सेलेनाइट हो गया, वोल्स्टोनाइट हो गया, जिप्सम हो गया, अब्रक होगी, वो सारे अधात्विक है। अग्रणी उत्पादक सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन सबसे ज्यादा होती है, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलती है। ईंधन खनिज 3 है, वहां 4 बताया था ना, 3 है, ठीक है, 4 नहीं है, 3 है। अब देखो ये पॉइंट बहुत है, ये शायद पिछले साल भी आपके एग्जाम में आया था। कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान, लगभग 22% उत्पादित करता है। प्रश्न आता है कि राजस्थान का कच्चे तेल के उत्पादन में योगदान है, आएगा प्रश्न। 10% से कम, 20% से अधिक, 40% से ज्यादा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा लॉजिक से प्रश्न आता है। तो लगभग राजस्थान 22% उत्पादन करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉम्बे आई करता है, लगभग 39%। गौण खनिज है राजस्थान के अंदर 22, जैसे गौण में आ जाता है मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ये अलग अलग प्रकार के खनिज। फिर देखो, वित्तीय वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक रिक्को द्वारा राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है, 8। अब बात आई है रिक्को की, ठीक है। रिक्को राजस्थान में औद्योगिक शहर की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, रिक्को है। इसकी स्थापना पहले हुई थी 1969 में। उस समय ये खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ हुई थी, ठीक है, खनिज विकास लिमिटेड के साथ। लेकिन जैसे ही 1979 के अंदर ये विभाग अलग हो गया, तो रिक्को अलग से बन गया, और रिक्को की स्थापना मानी जाने लगी 1980 के अंदर। दोनों ही पेपर में आ सकते हैं कि रिक्को की स्थापना, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। अगर सीधा पूछे रिक्को की स्थापना, अगर ऑप्शन 1969 है तो कर देना, क्यों, क्योंकि उसकी स्थापना खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ हुई थी। जैसे ही 1979 में खनिज विकास निगम लिमिटेड अलग एक संस्था अलग बना दी गई, तो 1980 में यह स्वतंत्र हो गया। तो प्रश्न आता है राजस्थान में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था कौन सी है, रिक्को है, ठीक है। तो रिक्को के द्वारा राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है, 8। कितने, 8। अगला देखो, बस इतना ही पूछा जा सकता है इसका। ये प्रश्न पिछले साल भी आपके पेपर में आया था, हो सकता है अब फिर नए आंकड़े के साथ आ जाए। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया, क्योंकि अभी जो आर्थिक समीक्षा आई उसने रिपोर्ट दी 2021-22 की। हालांकि बाद में 2022-23 की रिपोर्ट भी आ चुकी है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये पीछे वाला पूछने का और ज़्यादा चांस बन जाता है।
2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? 71,999.72 करोड़ रुपए। 71,999.72 करोड़ रुपए। अब ये निर्यात बढ़कर कितना हो गया? लगभग 77,000 हो गया। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे आंकड़ा पूछ ले 2021-22 का, तो आपको बताना है 71,999 करोड़। जबकि अगर आपसे ये पूछ ले कि 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया? 77,000 के समथिंग हो गया, ठीक है। 77,000 प्लस हो गया। अब यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है, इसमें योगदान, 5 ऐसी वस्तुएं जिनका योगदान लगभग 50% रहता है, जैसे अभियांत्रिकी, हस्तशिल्प, कपड़ा, धातु, रसायन व संबंधित, रत्न व आभूषण, कृषि। अब यहाँ से आपसे 2-3 पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किससे होता है? अभियांत्रिकी। 2 नंबर पे कपड़ा, 2 नंबर पे कपड़ा, 3 नंबर पे धातु, 4 नंबर पे हस्तशिल्प और 5 नंबर पे रसायन व संबंधित। के बाद में रत्न आभूषण आते हैं और कृषि आती है। तो ये आंकड़ा याद रखना, आर्थिक समीक्षा के तहत ये प्रश्न आपसे पूछ। और आयामी पत्थर में 6.22%। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान में देश में कौन सी रैंक हासिल की है? नीति आयोग के द्वारा जारी, क्योंकि नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को आया था और केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। तो कोई भी आजकल जो रिपोर्ट जारी होती है लगभग नीति आयोग की जारी होती है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सी रैंक मिली है? राजस्थान को 11वीं मिली है। देखो, 11वीं रैंक हासिल की है, 47.13 का निर्यात स्कोर है और 6वीं रैंक हासिल करते हुए 40.23 निर्यात प्रदर्शन में स्तंभ स्कोर का दर्जा दिया गया है। अगला देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है? कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है? 58 प्रकार के राजस्थान में खनिजों का खनन किया जा रहा है। अभी आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है, आपको ऐसे याद रखनी है। टोटल 81 प्रकार के खनिजों में से 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। टोटल खनिज कितने प्रकार के निकल रहे हैं? 81 प्रकार के। उनमें से कितने प्रकार के खनिजों, 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें से अलग अलग पट्टे जारी होते हैं, जैसे प्रधान खनिजों के 669 खनन पट्टे, अप्रधान खनिजों के 15,759 खनन पट्टे और 17,462 खाद्यान्न लाइसेंस जारी हुए। अगला देखो, राजस्थान में मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? सड़कों की लंबाई से भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि आर्थिक समीक्षा हम पढ़ रहे हैं, हमारा एग्जाम 2024 में हो रहा है और हम 2023 का पढ़े, आंकड़े जितने आते हैं उतने पढ़ने पड़ेंगे। अब मार्च 2022 तक की रिपोर्ट आई है आर्थिक समीक्षा के अंदर, तो ये कह रहे हैं कि 2,78,813 किलोमीटर। क्या कह रहा है? राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई मार्च 2022 तक कितनी है? 2,78,813 किलोमीटर। अब इसमें देखो कितनी है? 2,78,813.23 किलोमीटर और वर्ष 1949 में मात्र 13,553 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न देखो, सड़कों का घनत्व पूछ ले आपसे कि मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व कितना है? तो मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व 81.47 किलोमीटर, ठीक है। 81.47 किलोमीटर और किसके एवज में है? 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है सड़कों का घनत्व 81.47 है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों का घनत्व देखें तो 165.23 किलोमीटर है। अगला देखो, राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है, अभी पर्यटन से संबंधित टॉपिक है तो जरूर आएगा। बाकी मैं ऐप में जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है, अभी पूरा अर्थव्यवस्था के ना टॉपिक वाइज टेस्ट और डालूंगा, उनको और पढ़ लेना वहाँ पे अलग अलग चीज़ें, क्योंकि टॉपिक दे रखे ना कृषि से औद्योगिक से, वहाँ भी। तो राजस्थान में नवंबर 2022 तक कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया? राजस्थान में कितने पर्यटक, जो वो स्वदेशी हो मतलब राज्यों से हो या विदेशी हो, कितने पर्यटक आए? तो टोटल 986.32 लाख पर्यटक नवंबर 2022 तक, यानी एक साल का आंकड़ा होता है। अब कैसे कैसे कहाँ आए, कौन आए, सबसे ज्यादा थोड़ा पढ़ लेते हैं। आंकड़ा आया है नवंबर 2022 तक का 986.32 लाख, जिसमें से 983.0 लाख तो आए घरेलू
और 3.08 लाख विदेशी राजस्थान में भ्रमण करने आए हैं। 3.08 लाख विदेशी आए, जबकि घरेलू कितने आए? 983.24 लाख। ठीक है। और अपने राज्य पर्यटन की बात, अपने सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो पर्यटक अमेरिका अब की बार की रिपोर्ट के अनुसार, फिर फ्रांस और फिर बांग्लादेश से। ये तीन ध्यान रखना कि अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पर्यटक अमेरिका से आए, फिर फ्रांस से आए और फिर बांग्लादेश से। और एक और रिपोर्ट अभी आई राज्य पर्यटन की, राज्य पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अपने राजस्थान में सीकर, अजमेर और सवाई माधोपुर में पर्यटक आए सबसे ज्यादा, राज्य पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार। राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 6 दुर्ग शामिल है। दुर्गों को देखने देखने आते आते हैं, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, जैसलमेर है, आमेर है। यहाँ डबल आ गया ना, को हटा दो, रणथंभौर को हटा दो, डबल आ गया रणथंभौर। इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, इसकी जगह हम कर देते हैं, देखो आमेर आ गया, जैसलमेर आ गया, गागरोन लिख लेना, गागरोन। ठीक है, 6 दुर्ग है ना, गागरोन, झालावाड़, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में, आमेर जयपुर में, जैसलमेर। इसके अलावा देखो जंतर मंतर वेधशाला है, जंतर मंतर वेधशाला है। 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। और जयपुर शहर का प्रकोष्ठ है जिसे 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इनको देखने के लिए तो खास करके आते हैं। राजस्थान में नवंबर 2022 तक, 30 नवंबर 2022 तक कितने मेडिकल कॉलेज हैं? अब वैसे राजस्थान में पहले 33 जिले थे, 50 जिले हो गए, तो लगभग हर एक जिले में एक नया मेडिकल संचालित हो रहा है। तो अगर 30 नवंबर 2022 तक की बात करें, 30 मेडिकल कॉलेज हैं। कुछ संचालित हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं, कुछ का सत्र अभी बाकी है। और 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे राजस्थान सरकार खुद अपने पैसे से वहाँ मेडिकल कॉलेज बना रही है। ठीक है, बाकी टारगेट तो यह है कि हर जिले में कॉलेज बने, तो धीरे धीरे वो भी परिवर्तन होता जाएगा। और कुछ दिन पहले जुलाई 2023 के अंदर प्रधानमंत्री सीकर आए थे, वहाँ उन्होंने 5 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण भी किया था। तो 30 नवंबर 2022 तक 30 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 6 राजकीय क्षेत्र के हैं राजस्थान के अंदर। एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का संघटक कॉलेज है। 12 मेडिकल कॉलेज हैं। इनको पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको बस मेन मुख्य वही चीज़ याद रखनी है। ये अलग अलग राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय है। ठीक है, राजस्थान में 28 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है, 52 निजी विश्वविद्यालय और 8 डिम्ब विश्वविद्यालय। ये देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बनने वाला प्रश्न है, एसडीजी इंडेक्स 3.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? 3.0 की बात करें तो जयपुर जिला रहा, जयपुर जिला। अब 4.0 भी एसडीजी इंडेक्स जारी हो चुकी है, तो उसमें सीकर टॉप है। सतत विकास लक्ष्य है, तो 17 लक्ष्यों को लेकर 2030 तक का एजेंडा है। 2015 में ये स्टार्ट हुआ था काम, 2016 में प्रभावी हुआ। और 4.0 के अंदर राजस्थान का कौन सा जिला टॉप पे है? सीकर है। ठीक है, तीसरे में जयपुर है। ये देख लो, सतत विकास लक्ष्य कितने लक्ष्य है? टोटल 17 लक्ष्यों को लेकर है। टारगेट है 169 टारगेट, और 2030 तक इनको अर्जित करना है। कब तक? 2030 तक। एसटीजी एजेंडा पूछे कब तक का है? 2030 तक का। अगला प्रश्न देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल मूल्य उत्पाद जीवीओ में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत कितना है? अब देखो, हमने पढ़ा कृषि व्यवसाय से संबंधित, अब उसमें पशुधन आ गया, मत्स्य आ गया, वानिकी आ गया। लेकिन जब अकेला पशुधन की बात करें, अकेले पशुधन की बात करें, तो उस पशुधन के अंदर भी देखो दूध, अंडे, मांस आ जाते हैं। दूध, अंडे, मांस आ जाते हैं। तो सकल मूल्य उत्पाद में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत कितना है? तो दूध का है 82.62। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध कहाँ, दूध और ऊन कहाँ हो रही है? राजस्थान में उत्पादित। मांस है 5.37% और अंडे है 0.68%, यानी उपयुक्त सभी। अब देखो मुख्य तथ्य,
यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन 1.76 करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में दूध, अंडे और मांस का प्रमुख योगदान है। अब से पूछे दो ऐसी चीजें, दूध और ऊन में पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 है। देश में राजस्थान नंबर 1 है और ये प्रश्न बार बार पेपर में आएगा आपसे। अगर बात करें दूध की तो टोटल दूध का राजस्थान 82.62%। ये क्या चीज है? ये आर्थिक समीक्षा है, अपने पशुधन की बात कर रहा हूं मैं, ये मत सोच लेना। पूरे भारत का अगर दूध की बात करें तो राजस्थान लगभग 15% उत्पादित करके टॉप पे है और ऊन का लगभग 45% ऊन उत्पादित करके टॉप पे है। ये तो पूरे भारत का है। ये हम पढ़ रहे हैं आर्थिक समीक्षा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं। तो ये पूरे आर्थिक समीक्षा में पूरे पशुधन का दूध 82.62, मांस है 5.37% और अंडा है 0.68%। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, यहाँ से भी प्रश्न आया था ना आपके, आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ रही है, वो फिक्स लेके आऊँ। मैं आर्थिक समीक्षा से आज तक 40 से 42 प्रश्न करवाता ही आया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करवाता, क्योंकि मुझे पता है कि क्लियर है कि आर्थिक समीक्षा यहीं से आने वाली है, क्लियर है। तो राज्य में कृषि गणना 2015, अभी कृषि की गणना 2015-16 की है। अब ये मत सुनना सर 22-23 की कहाँ से आई, यही ही ये गणना है, इसका ही आंकड़ा है। कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख। कितनी? कुल पूछ रहा है ये, 76.55 लाख है। तो अगर टोटल पूछे तो 76.55 लाख है। कितनी? 76.55 लाख। 76.55 लाख है। 2010-11 2010-11 में 68.88 लाख थी। दोनों में ध्यान रखना, 15-16 में 76.55 लाख, 2010-11 में 68.88 लाख। तो भूमि जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई? 11.14% की वृद्धि हुई। अब इसमें भी देखो क्या क्या होगा। जो लघु कृषि जोत है यानी सीमांत कृषि जोत है 40.12%, लघु कृषि जोत है 21.90%, अर्ध मध्यम कृषि जोत है 18.50%, मध्यम कृषि जोत है 14.79% और बड़े आकार की कृषि जोत है 4.69%। ये जोतों की संख्या में सबसे ज्यादा देख लो, सबसे ज्यादा कौन सी है? तो सीमांत कृषि है, सबसे कम है बड़े आकार की कृषि जोत। ठीक है। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि 2010-11 की तुलना में 2015-16 के अंदर सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम और मध्यम आकार वर्ग के जोतों में तो वृद्धि हुई है, जबकि बड़े आकार वाले वर्गों के जो जोत है उनमें कमी आई है। ठीक है। और बड़े आकार की जोतों की संख्या में कमी कितनी आई है? 11.14% की कमी आई है। कितनी? 11.14% की कमी आई है। ये पीडीएफ वहां उपलब्ध है, नानक क्लासेज ऐप के अंदर देख लेना। फिर देखो वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना रहा? ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है, ग्राम विकास अधिकारी में आ चुका है कि भूमि जोतों का औसत आकार कितना रहा? 2.73 हेक्टेयर, 2.73 करोड़ रहा 2016-15 से 2010-11। अब दोनों ही याद रखना, दोनों ही पॉइंट याद रखना कि 2015-16 में 2.73 यानी 2.73 हेक्टेयर रहा, जबकि 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था, जो 11.07% की कमी को दर्शाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां से पूछ ले आपसे कि राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी? महिला की बात है, ये भी प्रश्न आता है, तो 7.75 लाख। कितना? 7.75 लाख। देख लो इसमें भी कोई अंतर है तो भी पढ़ लेते हैं। 7.75 लाख है। 2010-11 में ये कितना था? 5.46 लाख था। अब ये पिछला क्यों पढ़ना साथ में पढ़ता है? क्योंकि आपने स्पेशल टॉपिक दे रखे हैं, ये टॉपिक पढ़ने जरूरी है। अर्थात महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये साथ साथ में भूमि जोत वगैरह ये साथ दे दिए मैंने, इनको पढ़ना है तो पढ़ लेना।
राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, ये मैं अलग से आपको करवाऊंगा। 13 जुलाई 2022 से शुरू हुई थी, आर्थिक समीक्षा से है, तो इनको अपने अलग से पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में भूजल से संबंधित सत्य कथन बताओ। इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ताज़ा आंकड़ा है ये, अभी कुछ पहले अब तक एग्जाम में नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकता है। वर्ष 2021-22 में भूजल 12.13 अरब घन मीटर रिचार्ज हुआ, बिल्कुल सही है। भूजल रिचार्ज की तुलना में दोहन 151.07% हुआ, ये भी सही है। सर्वाधिक दोहन जैसलमेर और जोधपुर में हुआ, सर्वाधिक दोहन है जैसलमेर और जोधपुर में हुआ, ये भी सही है। तो सारे के सारे ये सत्य हैं, सारे सत्य हैं यहाँ से। अब देखो पूरा आंकड़ा बताता हूँ मैं आपको। रिपोर्ट देखो, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 की है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2021-22 में भूजल 12.13 अरब घन मीटर रिचार्ज हुआ। भूजल रिचार्ज की तुलना में दोहन इतना हो गया, 151.07% दोहन हो गया। और ये कहता है कि सर्वाधिक दोहन हुआ जैसलमेर और जोधपुर में, ये पॉइंट याद रखना। लेकिन सिर्फ गंगानगर क्षेत्र और ये क्षेत्र ज्यादा है। अब देखो ये ब्लॉक पूछे जाते हैं कि प्रदेश में 89 ब्लॉक्स में भूजल में खारापन है। 89 ब्लॉक ऐसे हैं जिनके भूजल यानी भूमि की बात करें, नीचे वाले जल की, खारापन है। प्रदेश के 302 में से 219 ब्लॉक्स अति दोहन के कारण डार्क जोन में आ गए। 302 में से 219। प्रदेश में केवल 38 ब्लॉक की सुरक्षित श्रेणी में है। कितने? 38। 3 ब्लॉक लवणीय। कितने? 3 ब्लॉक तो है लवणीय। 3 ब्लॉक लवणीय हैं, 22 ब्लॉक संकटग्रस्त हैं और 20 ब्लॉक अर्ध संकटग्रस्त हैं। सुरक्षित ब्लॉक में श्री गंगानगर के सभी 9 के 9 सभी सुरक्षित हैं। हनुमानगढ़ के 7 में से 6 सुरक्षित हैं और डूंगरपुर के 10 में से 8 ब्लॉक शामिल हैं, ये सुरक्षित है। तो ये आंकड़ा बड़ा गजब का है। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखो, अभी हाल ही में छठे वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, किसको? राज्यपाल को। ठीक है, तो इस आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। डॉक्टर ज्योति किरण 5वीं थी। डॉक्टर राम लोबाया कमेटी बैठी थी जिले बनाने के लिए, और मधुकर गुप्ता अपने वर्तमान में मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, तो ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है 5 वर्ष की अवधि के लिए है, ये हमने पहले पढ़ा। ये देखिए बिजली विभाग से प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की समय की भागीदारी तापीय विद्युत क्षमता कितनी? तापीय का मतलब क्या हो गया? कोयले से संबंधित। ठीक है, तापीय से कोयले। तो ये कह रहा है कि समय की, राजस्थान की समय की भागीदारी कितनी है? 7830 मेगावाट। कितनी? 7830 मेगावाट है। इसमें तापीय में क्या आ जाता है? जैसे कोयला, गैस, नेप्ता, तेल, तरल ईंधन। ये अलग से मैं आपको क्लासें दूंगा कॉलेज लेक्चर की, उसमें सारी चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है, तो 2022-23 के अनुसार 23,487 मेगावाट हो गई है। अब देखो राज्य की समय की भागीदारी, समय की भागीदारी में 7830 मेगावाट है। केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित तापीय विद्युत मिलती है 1916 मेगावाट। ठीक है, यानी केंद्र के परियोजनाओं से 1916 मिलती है और समय की भागीदारी 7830 मेगावाट। फिर आपसे पूछे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है हमें बिजली? परंपरागत होते हैं जो परंपरा से, गैर परंपरागत पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, सौर ऊर्जा। वो अब यहाँ क्या रहा, कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक विद्युत किससे प्राप्त होती है हमें? पवन ऊर्जा से। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई सौर ऊर्जा से होती है। नहीं, सौर ऊर्जा की क्षमता ज़्यादा है लेकिन उत्पादन वर्तमान में कम है। पवन ऊर्जा की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन उत्पादन ज़्यादा है सौर ऊर्जा की तुलना में, क्योंकि 2 ही तो है ज़्यादा। अब देखो कैसे है, यहाँ कन्फ्यूज होके बहुत सारे विद्यार्थी फटाफट उत्तर गलत लगा देते हैं। देखो पवन ऊर्जा से उत्पादन ऊर्जा है 3730 3730.35 मेगावाट, जबकि सौर ऊर्जा हमें बिजली मिल रही है 3348.60 मेगावाट। अगर बात करें उत्पादन क्षमता की,
यानी उत्पादन क्षमता का मतलब हमारे राजस्थान में इतनी क्षमता हो जाएगी आने वाले टाइम में। सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता लगभग 16,060 मेगावाट है, जबकि पवन ऊर्जा की अगर मार्च 2023 तक का आंकड़ा देखें तो ये है 5240 मेगावाट। अब ये तो उत्पादन क्षमता आने वाले समय में होगी, लेकिन हम बिजली कितनी ले रहे हैं? 3730 मेगावाट। सौर ऊर्जा की हम आने वाले टाइम में 16,060 मेगावाट करेंगे, लेकिन वर्तमान में हम कितनी ले रहे हैं? 3348 मेगावाट। तो अब दोनों में देख लो किसकी ज़्यादा है? पवन ऊर्जा की ज़्यादा है ना, तो यहाँ मात मत खा जाना। और बायोमास से हम ले रहे हैं 101.95 मेगावाट। तो यह आंकड़ा आपको याद रखना है। अब रेल मार्ग की बात करें तो मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ये आंकड़ा 21 तक किया है, ऐसे में सोचना कि 23 वाली रेल ट्रेनें कहाँ है, कौन कौन सी कामड़ी। ये आर्थिक समीक्षा के हिसाब से पढ़ने तो राजस्थान में 6019 किलोमीटर है। वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार मार्च 2000, वो पेपर में ऐसे पूछेगा मार्च 2021 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे? भागकर 6019 किलोमीटर। ठीक है। और भारतीय रेल मार्ग, और ये भारतीय रेल मार्ग का टोटल 8.83% है, ये भी नोट कर लें। फिर डाकघर पूछ ले, डाकघर की तो जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना राजस्थान में दिसंबर 2022 तक 10,990 डाकघर है। कितने? 10,990 डाकघर है। भाई ये टोटल मैंने आपको आर्थिक समीक्षा 2022-23 बता दी। आर्थिक समीक्षा ये 40-42% है, इनमें से 30% इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये आपने पढ़ लिए ना ढंग से, आपको देखना एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएंगे। और नानक क्लासेज की ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर लो। डेली मैं ये 8 बजे आपको यहाँ करंट की क्लास दे रहा हूँ। और प्ले लिस्ट में जाओ, राजस्थान लिखा होगा, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से टेस्ट वीडियो है सारे। यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पूरी हिस्ट्री करवा दी, कल्चर करवा दी, पॉलिटिकल अब चल रही है, और ये करंट चल रहा है। इसमें जितने भी आपके टॉपिक पेपर में आने वाले हैं वो मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। बस आपको अध्ययन करते रहना, साथ साथ में अध्ययन करते रहोगे, एक एक चीज़ पढ़ते रहोगे, साथ साथ में ऐसे मत कल पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, क्योंकि 60 दिन मोटे मोटे आपके पास है। इन 60 दिनों में आपने अगर जिस प्रकार मैं आपको करवा रहा हूँ, आपके पास पुस्तक कोई भी है, जरूरी नहीं है कि कोई नहीं लेनी, आपके पास जो भी पुस्तक है उसका अध्ययन करो बार बार। ठीक है। और थर्ड पेपर निश्चित है कि आप थर्ड पेपर ऐसे नहीं कहोगे कि थर्ड पेपर में आपकी बार रह गया, नहीं, आप बस अगले ये 60 दिन अच्छे तरीके से और जुड़े रहो नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।